हाईवे पर हवा को चीरती एक गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, जिसमें अजय, जतिन और सौरव बैठे हुए थे। अजय कार चला रहा था और जतिन उसके बगल में बैठा हुआ था। वहीं सौरव पिछली सीट पर बैठा उबासियां ले रहा था। कितनी देर और लगेगी? सौरव ने पूछा। अबे टाइम लगेगा अभी। तुझे बोला ना, अगर तुझे ज्यादा नींद आ रही है तो पिछली सीट पर सो जा, किलसते हुए अजय ने कहा। छोड़ ना भाई, उसकी क्या गलती है? 2 रातों से सोए नहीं है। बलदेव की शादी में आधा काम हमने ही संभाला हुआ था। यार अभी भी अगर उसकी बुआ को उनके घर छोड़ने ना जाना होता, कसम से अब तक घर पहुंच जाते। अजय आगे की ओर देखता रहता है। वो तीनों अपने सबसे खास दोस्त बलदेव की शादी में इंदौर गए हुए थे और अब NH-47 से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। रात काफी हो गई थी और चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। कुछ कुछ देर बाद उन्हें बस 1-2 गाड़ी दिखाई देती। जतिन को भी नींद आ रही थी, पर वो सोना नहीं चाहता था, क्योंकि ड्राइवर के साथ किसी एक का जागना बेहद जरूरी होता है। वो उससे आसपास की बातें किए जा रहा था, जहां बात होने लगी चोर डाकुओं की। ये एरिया उनके लिए बहुत नया था और बदनाम भी था। कहा जाता था कि यहाँ चोर डाकू रहते हैं, जो रास्ते में आती हुई गाड़ियों को एकदम से रुकवाते हैं, कभी मदद के बहाने और कभी चाकू के जोर पर, और फिर हमला करके लूट लेते हैं। जतिन अजय को हिदायत देता है कि कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी मत रोकना, बस चलाते रहना। ठीक 12 बजे वो किसी जंगली इलाके में दाखिल हुए। कार के विंडो और दरवाजे लॉक थे। ध्यान रखते हुए वो बस आगे बढ़ते जा रहे थे कि वहीं उन्हें आगे से 3 से 4 लोग आते हुए दिखाई दिए, जो उनकी कार की ओर अजीब तरह से देखने लगे। वो एकदम से घबराए और डरते हुए उन्हें कार रोकने का इशारा करने लगे। वो जोर जोर से कुछ कह रहे थे। उनको चोर समझ अजय ने कार की रफ्तार बढ़ाई और वो उन्हें इग्नोर कर आगे निकल गए। पर जतिन ने अपनी विंडो बस थोड़ी नीचे की, ये सुनने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं। जहां वो सब चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। जतिन को लगा ये सब उन्हें लूटने की कोई नई चाल है। खैर, वो आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वो एक पुरानी सी हवेली के सामने से गुजरे, जो पेड़ों के बीच में बिल्कुल छुपी हुई थी और उन्हें झांक रही थी। यूं तो अंधेरा काफी था, पर चांद पूरा होने की वजह से हल्की हल्की रोशनी से उन्हें आसपास का दिखाई दे रहा था। वहीं पिछली सीट पर विंडो पर सिर टिकाए सौरव कभी आंखें खोलता तो कभी बंद कर लेता। उसे नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं पा रहा था। वहीं उसने भी उस हवेली को देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें पूरी खुल गई। उस हवेली के पास कोई चक्कर काट रहा था, पर वो जो भी था बहुत बड़ा था। उसे देखने भर से सौरव की सांसें तेज हो गई। सौरव, ठीक है ना तू? जतिन ने पूछा। जतिन, मैंने उस हवेली के पास कुछ चलते हुए देखा, कांपते होठों से उसने कहा। हाँ तो देखा होगा, कोई जानवर होगा या उस हवेली का केयरटेकर होगा, सौरव की ओर मुंह करते हुए जतिन ने कहा। अबे नहीं भाई, वो कद में बहुत ज्यादा बड़ा था और 2 पैरों पर चल रहा था। वो कोई जानवर नहीं था। जतिन, जतिन, क्या हुआ? कहां देख रहा है तू? जतिन एकटक बस पीछे की ओर देख रहा था, सौरव की ओर नहीं, बल्कि पिछली खिड़की से सड़क की ओर। और जो वो देख रहा था उससे उसे कितना डर लग रहा है, ये उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सौरव कंफ्यूज हुआ। वो पलटकर देखना चाहता था कि तभी जतिन चिल्लाया, सौरव नहीं, पीछे मत देखना। अजय, कार जितनी तेज हो सके उतनी तेज भगा। अबे पर हुआ क्या? अजय ने पूछा। सौरव जतिन की आवाज में इस डर को भांप लेता है। वो पलटता नहीं है और बस सामने की ओर देखता रहता है। वहीं अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, पर जतिन बस उसे तेज गाड़ी चलाने को कह रहा था।
पता नहीं इसने ऐसा क्या देख लिया। ये सोचकर उसने मिरर से पीछे की ओर देखा तो अपने आप उसके पैरों ने एक्सेलरेटर को जोर से दबाया और कार 50 से 70 पहुंच गई। उनके ठीक पीछे करीबन 12 फुट लंबा एक शख्स दौड़ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में, इतनी तेज कि अगर वो स्पीड ना बढ़ाते तो उनकी कार के बराबर आ जाता। अजय के माथे पर पसीना आया। उसे पोंछते हुए उसने पूछा, भाई ये क्या बला है? तुम दोनों ने क्या देख लिया, मुझे भी तो बताओ। सौरव कहता है। तेज तेज कदमों की आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तुझे उसे देखना है ना, तो पहले अपने दिल को मजबूत कर और बाईं ओर देख। उसने उस दिशा की ओर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सारी नींद उड़ गई। वो 12 फुट लंबा शख्स बिल्कुल कार के साथ साथ दौड़ रहा था और उस वक्त उनकी कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी। सौरव जोर से चीखा, अबे डर मत, मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूं। पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसके ठीक साथ साथ भाग रहा था। उसका चेहरा उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो भागते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, जैसे कुछ कह रहा हो। कुछ देर बाद वो उन्हें ओवरटेक कर लेता है और उनकी कार के आगे आगे दौड़ने लगता है। वो धीरे धीरे कर अपनी रफ्तार धीमी करने लगा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कार की रफ्तार भी धीमी करनी पड़ी। वो उस कार को रोकना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो एकदम से रुक गया। अजय ने ब्रेक मारी। भाई अब क्या करें, अब तो हम गए, अजय ने डरते हुए कहा। इस वक्त तक उसकी पीठ उनकी तरफ थी, जो हेडलाइट की वजह से वो साफ साफ देख पा रहे थे। तभी वो पलटा और सबने उसका चेहरा देखा। आंखों की जगह बस खड्डे थे, जिसमें से लगातार खून रिस रहा था। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जिससे उसके बड़े बड़े दांत बाहर झांक रहे थे और हाथ उसके बहुत ज्यादा लंबे थे, जो जमीन को छू रहे थे। अजय ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। अजय ने भगवान का नाम लिया और फिर से चाबी घुमाई। कार स्टार्ट हो गई। उसने जल्दी से एक्सेलरेटर दबाया और कार को तेजी से भगाने लगा। कार सीधा उसे हिट हुई। उसके जोर से चीखने की आवाज आई और उसी चीख में एक हंसी भी शामिल थी। वो उसे ठोक कर आगे की ओर बढ़ने लगे। अजय कार को बहुत तेजी से चला रहा था। वो सब बार बार पलटकर पीछे की ओर देख रहे थे कि कहीं वो उनका पीछा तो नहीं कर रहा, पर आसपास अब कोई भी नहीं था। वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, पर उन्होंने एक जगह नहीं देखी, उनकी कार के ऊपर। शायद वो जो भी था उनकी कार के ऊपर था, क्योंकि कार कहीं ना कहीं दबकर चल रही थी और डर की वजह से वो तीनों इस चीज का आभास नहीं कर पा रहे थे। क्या था वो? जतिन ने डरते हुए कहा। छोड़ ना भाई, उसकी बात ना कर, बस घर पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी। मैं चाह कर भी उस डरावनी छवि को भुला नहीं पा रहा, सौरव ने डरते हुए कहा। पूरे रास्ते इसके बाद सौरव मौन रहा और बस आगे की ओर देखता रहा, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर, ठीक 1 बजे वो सौरव के घर के सामने पहुंचे। सौरव कार से उतरा और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। लगता है काफी डर गया, अजय ने कहा। अबे डरेगा ही, तूने देखा नहीं कितना डरावना था वो। वो भी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन की शाम हुई। जतिन और अजय मिले, पर सौरव आया नहीं था। वो दोनों उसके घर गए तो सौरव अपने बेड पर लेटा कांप रहा था और वो कुछ बदबदा रहा था। उन्होंने उसे छुआ तो उसका शरीर किसी भट्टी की तरह तप रहा था। उसके हाथों पर निशान भी थे, निशान उंगलियों के, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की हो। उन्हें शक हुआ कि शायद उसी का काम है।
पहले वो सौरव को हॉस्पिटल लेकर गई और फिर वो NH47 पर गए, वहां उन लोगों से मिलने जो उन्हें आगे जाने से रोक रहे थे। वहीं एक गांव था। वो सब वहां गए और सबसे पूछने लगे और बताने लगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, जिस पर गांव के मुखिया ने बताया कि वो हवेली धीरेन्द्र राज की है, जो कि उसे बरसों पहले ही खाली कर विदेश चले गए। पर पिछले 4 महीनों से बहुत से लोगों ने वहां किसी को देखा और हमने भी देखा। कल रात हम अपने खेतों में पानी लगाकर वापस आ रहे थे और तब हमने तुम्हें आते हुए देखा और रोकने की कोशिश की, पर तुम सब ने हमारी एक ना सुनी। उन दोनों को पछतावा होने लगा कि तभी अजय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अजय ने फोन उठाया और वो बिल्कुल चुपचाप सुनता रहा। कॉल कट होते ही वो जोर जोर से रोने लगा। अजय, क्या हुआ अजय? किसका फोन था? सब ठीक है ना? जतिन ने पूछा, जिस पर अजय ने बताया कि सौरव की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि ना जाने कैसे, पर उसका दिल सिकुड़ गया, पूरा ऐसे जैसे किसी ने हाथों से उसका दिल पकड़ा हो और निचोड़ दिया हो। ये सुनकर गांव वालों की भी रूह कांप गई और उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वालों ने फिर खुद वहां पर एक बोर्ड लगाया कि रात के समय इस रोड से जाना सेफ नहीं है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस बोर्ड को नजरअंदाज कर चले जाते थे और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था।